हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लोग ऑनलाइन क्लास हमारा चल रहा है जिसमें हम लोग इकोनॉमी का सीरीज स्टार्ट किए हैं और वहाँ तक हम लोगों ने जो कवर किया था लास्ट क्लास में उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि भारत में बैंकिंग प्रणाली क्या थी, किस प्रकार से भारत में बैंकिंग प्रणाली को स्टार्ट किया गया और उसके आने की अवधारणा क्या थी। ठीक है, तो वो चीज़ें मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दे दिया था। आज हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि जब आरबीआई का गठन हुआ तो आरबीआई को क्या अधिकार मिला और आरबीआई किस प्रकार से काम करती है। ठीक है, तो उसके पॉलिसी को हम ध्यान से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए तो आरबीआई की अगर हम बात करें तो देखिए आरबीआई जो है वो हमारा केंद्रीय बैंक है, जैसा कि ये चीज़ आपको मालूम भी होगा। लेकिन एक चीज़ आपको ये समझना है कि मैंने आपको इसलिए पीछे वाले बताया था, किसी भी अर्थव्यवस्था में कहीं ना कहीं एक आपका राजकोषीय नीति फिस्कल पॉलिसी और दूसरी हम बात करते हैं मौद्रिक नीति मतलब मॉनेटरी पॉलिसी। तो ये प्रश्न पेपर में कई बार पूछ लिया गया है और कई एग्जामों में ऐसा प्रश्न देखने को मिला भी है कि फिजिकल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी ये दोनों पॉलिसी कौन बनाता है। तो मैंने आपको बताया भी था कि देखिए जो मौद्रिक नीति होती है वो हमारे देश के आरबीआई अर्थात देश का जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई द्वारा बनाया जाता है, और जबकि जो राजकोषीय नीति है वो राजकोषीय नीति कौन बनाता है, भारत सरकार के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो आज हमारा सीधा सा टॉपिक होगा मॉनेटरी पॉलिसी का अर्थात मौद्रिक नीति, और ये आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको मालूम भी है कि थोड़े यहाँ से हम कॉन्सेप्ट लेना स्टार्ट करेंगे कि आरबीआई किस तरीके से मुद्रा का निर्गमन करती है या मुद्रा पहले क्या था। तो मैं कोशिश यही करूंगा कि एक छोटे से क्लास में पहले हम मुद्रा को सही तरीके से समझ लें और जैसे हम मुद्रा को समझ लेंगे उसके आगे की बातें जो होंगी हम उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, जिससे कि आपको थोड़े आसानी से सारी चीजें धीरे धीरे क्या हो समझ में आना स्टार्ट हो जाए। चलिए अब यहां से देखिए, अगर हम मौद्रिक नीति की बात करते हैं, किसकी बात करें, मौद्रिक नीति। मतलब बोले तो मॉनेटरी पॉलिसी। देखिए पहले मौद्रिक नीति को अगर हमको समझना है तो सबसे पहले तो हम लोगों को एक काम ये करना पड़ेगा कि पहले हमें कहीं ना कहीं मुद्रा को समझना पड़ेगा। मुद्रा क्या है, अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो देखिए एक तरीके से अगर हम मुद्रा की बात करते हैं, यहां से किसकी बात कर रहे हैं, मुद्रा की। अगर हम मुद्रा की बात करें तो मुद्रा को एक तो मूल्य के आधार पर देख सकते हैं, मूल्य के आधार पर, और दूसरा बात करें प्रसार के आधार पे। मतलब कहीं ना कहीं मूल्य के आधार की बात करें या तो प्रसार के आधार की बात करें तो ये किस आधार से है। तो देखिए अगर हम मूल्य के आधार की बात करते हैं तो मुद्रा दो तरीके की होती है, एक होती है पूर्णकाय मुद्रा, पूर्णकाय मुद्रा। दूसरी जो होती है वो होती है सांकेतिक मुद्रा। अगर यहां से प्रसार के आधार पर बात करें तो एक है अस्थानी मुद्रा और दूसरा होती है व्यापक मुद्रा। ये होता है। ठीक है, देखिए मेरे कहने का मतलब यह है कि आप पहले इस चीज को ध्यान से समझिएगा कि यहां से मुद्रा क्या है। तो यहां पे हम यही कोशिश करेंगे कि पूर्णकाय मुद्रा क्या होती है, सांकेतिक मुद्रा क्या होता है, इसके बारे में हम थोड़ा सा 2 मिनट समझ लें। ठीक है,
देखिए, अगर यहां से हम पूर्णकाय मुद्रा की बात करें, पूर्णकाय मुद्रा किसे कहेंगे? तो देखिए, मूल्य के आधार पर अगर हम देख रहे हैं तो पूर्णकाय मुद्रा क्या है या सांकेतिक मुद्रा क्या है, इन दोनों में बहुत ही बेसिक अंतर होता है। कहीं ना कहीं पूर्णकाय मुद्रा किसे बोलेंगे? जैसे देखिए, पहले जो प्राचीन समय की बात करें, प्राचीन समय में ऐसे मुद्राएं चलती थी। जैसे आप लोग कहीं देखे होंगे, किसी शासक ने तांबे का सिक्का चलाया, किसी शासक ने चांदी का सिक्का चलाया, किसी शासक ने सोने का सिक्का चलाया, तो वो सभी की सभी जो मुद्राएं हुआ करती थी ना, वो होती थी पूर्णकाय मुद्राएं। अब आपको ये थोड़ा सा कंफ्यूज होगा कि पूर्णकाय मुद्रा का मतलब क्या हुआ। कहीं ना कहीं पूर्णकाय मुद्रा हम किसे कहेंगे? बाय एग्जाम्पल आप समझो इसको। अगर जैसे मान लीजिए ये कोई सिक्का हो गया, अब इस पे लिख दिया 10 रुपए। क्या लिख दिया? 10 रुपए लिख दिया। अगर ये 10 रुपए लिखा है तो इसका मतलब यह है कि अगर इस पर 10 रुपए लिखा है तो 10 रुपए का मतलब यह है कि इसको बनाने में भी 10 रुपए मूल्य के धातु लगे हैं। कहने का मतलब क्या? जितना जिस सिक्के पर या नोट पर जितना मूल्य लिखा होता है, उस सिक्के को या उस नोट को बनाने में उतनी मात्रा अर्थात उतना मूल्य लगाया जाता है। ऐसी मुद्रा को पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। इसका मतलब क्या है? ऐसी मुद्रा क्यों चलती है? इसका मतलब यह है, ऐसी मुद्रा चलने का रीजन यही होता है कि जनता का भरोसा न हो। जनता का भरोसा का मतलब यह होता है, जैसे आप अगर सिक्का आज अपने हाथ पे लिए हैं तो वो पूर्णकाय मुद्रा नहीं है। जो कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हम 100 रुपए का नोट लेते हैं तो 100 रुपए के नोट को बनाने में 100 रुपए मूल्य का कोई भी उसमें सामान नहीं लगता है। अब 1 रुपए का पेपर लग सकता है, 1-2 रुपए की स्याही लग सकती, 3 रुपए में मिलकर हमको बनकर तैयार हो जाता है क्या? 100 का नोट। हम मानते भी उसको कितना है? 100 का नोट मानते। लेकिन अगर वो पूर्णकाय मुद्रा है तो पूर्णकाय मुद्रा का मतलब यही होता है कि उसको बनाने में जितना भी उसमें धातु लगा होगा, वो जितना भी धातु उसमें लगा है और उस पर जो छपा हुआ मूल्य है वो उसको बनाए गए धातु के बराबर है। मतलब छपा हुआ मूल्य और उसको बनाने में जो सामान लगा है, अगर दोनों का मूल्य बराबर हो तो ऐसी मुद्रा को हम पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं। और ठीक इसी का जो विपरीत होता है सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा का तात्पर्य यह होता है, ऐसी मुद्रा कहीं न कहीं ऐसी मुद्रा जिस पर छपा हुआ मूल्य उसके बनाने में लगने वाले सामान से या तो उसके मूल्य से कहीं ज्यादा हो। मतलब उस पर छपा हुआ मूल्य किस पर छपा हुआ? उस नोट पर या उस सिक्के पे उस पर छपा हुआ मूल्य उसको बनाने में लगने वाले, एक्चुअल में जो बनाने में सामान लगा है या तो जितनी भी हमारी धनराशि लगी है उससे क्या हो? बहुत ही ज्यादा हो। ऐसी मुद्रा को हम सांकेतिक मुद्रा कहते हैं। समझ में आ गया आपको? देखिए, यहां से मैं आपको यह बताया, सांकेतिक मुद्रा एक्चुअल में आज वर्तमान में हमारे देश में सांकेतिक मुद्रा ही चलता है। ऐसे चलने का रीजन क्या था? पूर्णकाय मुद्रा चलती थी। तो पूर्णकाय मुद्रा क्या है? अगर आप समझिए, मुद्रा क्या है? मुद्रा केवल एक विनिमय का साधन है। कोई भी हम सामान लेते हैं तो सामान के एवज में हम क्या देते हैं? पैसे देते हैं। वो केवल एक साधन है। अगर आप उसी मूल्य को समझे या उसके योगदान को समझे या उसके व्यापकता को समझे तो यही आपको मिलेगा कि मुद्रा क्या है? एक साधन के रूप में हम इसका यूज कर रहे हैं। किस रूप में? साधन के रूप में इसका हम यूज कर रहे हैं। लेकिन वस्तु विनिमय के रूप में तो कहीं ना कहीं हमें इतनी ज्यादा धातु लगाने की क्या जरूरत है उस मुद्रा में? अगर हम पूर्णकाय मुद्रा चलाएं तो पूर्णकाय मुद्रा जो है उसको इतना ज्यादा लगाने का क्या मतलब है? इतना ज्यादा उस पर खर्च करने का क्या मतलब? तो ऐसा कौन सोच सकता है? ऐसा सोचने वाला कौन हो सकता है? देखिए, जो पढ़े लिखे होते हैं इस चीज को समझते हैं। और ऐसा दुनिया में सबसे पहले ने सोचा किसने? चीन शासक के राजवंशों ने। मतलब चीन जो शासक थे, चीन राजवंश के जो शासक हुआ करते थे, उन्होंने ऐसा सोचा
कि कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट या इतना ज़्यादा धातु हम क्यों लगाएं एक सिक्के के रूप में, एक मुद्रा के रूप में। तो उन्होंने ये विचार बनाया कि इसके बदले हम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करते हैं, जो कम धातु लगे और उस पर मूल्य ज़्यादा लिखा जाए। क्यों लिखा जाए? क्योंकि अगर वो धातु मतलब बचेगी तो उसका हम अच्छे तरीके से अन्य कार्यों में भी क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये था। अब देखिए, अगर मुद्रा की बात करें तो सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो चाइना के शासकों ने किया था, ये आपको अच्छी तरह पता है। लेकिन कहीं न कहीं हमारे देश में, अगर भारत में देखें कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कैसे हुआ, तो देखिए एक शासक का नाम आप लोग जानते होंगे, तुगलक वंश का शासक रहा है दिल्ली सल्तनत में, आपको पता है, दिल्ली डायनेस्टी में। और तुगलक वंश का शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका नाम बहुत ही फेमस है। और कई बार ये प्रश्न पेपर में पूछ भी लिया गया इतिहास के प्रश्न पत्र से कि भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करने वाले शासक का नाम बताइए, तो वही था मोहम्मद बिन तुगलक। उसे लगा जब ये चाइना में चल सकता है, चीन में इसकी व्यापकता अच्छी है, चीन ऐसा कर रहा है, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। और एक्चुअल में अगर देखा जाए तो चाइना ने ऐसा किया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के मन में भी एक प्रश्न था कि हम सांकेतिक मुद्रा चलाएं, और उसने चलाया भी। लेकिन आपको पता है सांकेतिक मुद्रा नहीं चल पाया। क्यों नहीं चल पाया? क्योंकि भारत के लोग या यहाँ के जो स्थानीय लोग हुआ करते थे, वो इसको समझ नहीं पाए और उनको भरोसा नहीं था। क्योंकि देखिए, जाहिर सी बात है, जब किसी भी क्षेत्र में या किसी भी स्थानीय क्षेत्र में अगर कोई मुद्रा प्रचलित में चल रही है या प्रचलन में है, और उसके एवज में अगर आप दूसरी मुद्रा को लॉन्च कर रहे हैं, एक सांकेतिक मुद्रा ला रहे हैं, तो लोगों को यह लगेगा कि हम इतना, अगर इस पर 10 रुपये लिखा है और इसको बनाने में भी 10 रुपये लगा है, तो उनको यह भरोसा होता था कि अगर बाइलक कोई नहीं भी लिया तो इसको हम पीट के गला कर उसका उतना मूल्य निकाल लेंगे। लेकिन अगर वो सांकेतिक मुद्रा होगा तो आप नहीं कर पाएंगे। इस चीज को आप अच्छी तरीके से जानते हैं। और भारत में कुछ समय पहले 1 रुपए के बहुत हैवी नोट आते थे, आपको पता है, थोड़े भारी होते थे, सॉरी नोट करें, सिक्के। वो सिक्कों का दुर्व्यापार होना स्टार्ट हुआ, उसको गला कर लोग ज्यादा से ज्यादा यूज करने लगे, क्योंकि 1 रुपए में लेना, 1 रुपए मूल्य से ज्यादा उस पर पैसे मतलब धातु लगी हो तो फायदा का सौदा हो गया था। तो इसलिए देखिए अब जो सिक्के आ रहे हैं वो काफी छोटे सिक्के आ रहे हैं। अब उसको आप गला सकते हो, गलाइए, 1 रुपए मूल्य में लेंगे और उससे आप कितना 40 पैसे या 50 पैसे की धातु प्राप्त कर पाएंगे, तो ये घाटा होगा। इसी की वजह से ऐसा चलाया गया था। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब यही था कि ये चीज आपको समझ में थोड़ा आना चाहिए कि सांकेतिक मुद्रा है क्या। तो उम्मीद करते हैं कि ये दोनों में आपको अंतर तो समझ में आ गया होगा। लेकिन एक चीज आपको और ध्यान देना है, अगर सांकेतिक मुद्रा आज चल रहा है तो सांकेतिक मुद्रा किस आधार पर चल रहा है? देखिए, आपको पता होगा विधिवत आरबीआई के द्वारा हमारे देश का जो केंद्रीय बैंक है, वो अगर कहीं ना कहीं कोई भी नोट छापता है तो वो नोट छापने के बाद आपको पता होगा सीधे से इस पे मूल्य लिखा रहता है। मान लीजिए 100 रुपए का नोट है और ये उस पर लिखा रहता है, एफिडेविट उसका होता है कि मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। अच्छा, बात मान लो कि अगर आप वो 100 रुपए पाए, अगर कोई न ले, कोई भी नहीं ले रहा है, कोई भी अगर उस नोट को नहीं ले रहा है, तो वो लेने का क्या करता है, जिम्मेदारी लेता है कि ये नोट हम ले लेंगे। अच्छा चले ठीक है, अगर वो ले भी लेता है तो उसके एवज में आपको क्या देगा? आपको मालूम होना चाहिए, उसके एवज में आपको वो सोने देता है। सोना मतलब गोल्ड। फिर आपको पता है कि कहीं ना कहीं जो नोट छापने का उसका जो तरीका है आरबीआई का, वो उतने ही मूल्य का नोट छापती है। अगर उसको नोट छापना होता तो उतने मूल्य का सोना उसके पास होता है, स्वर्ण होता है, शेयर रखे जाते हैं उसके पास, जो कि मैंने पीछे भी आपको बताया था शेयर क्या होते हैं। तो शेयर भी रखता है, और जितना शेयर रखता है या जितना उसके पास सोना होता है, गोल्ड होता है, उतने मूल्य का और नोटों का निर्गमन करता है। ये तुम्हारा आरबीआई का। लेकिन आप ये सोचिए, मुद्रा और करेंसी दोनों में अंतर क्या है? जैसे आपके मन में आ रहा होगा, पहले भी आप देखे होंगे, तो बहुत ऐसे शासक रहते थे जो कि कहीं ना कहीं वो अपना खुद का मुद्रा चलाते थे। कई क्योंकि भारत आजादी से पहले अगर देखा जाए
तो छोटे छोटे यहाँ पे राजाओं का शासन हुआ करता था। तो वो जो मुद्रा होती है ना उस समय जो मुद्रा चलती थी वो केवल उसी क्षेत्र में चलती थी जिस क्षेत्र में वो शासक चलाता था। लेकिन मुद्रा वो जो ढलैया होता था या तो जो उसका टकसाल होता था जहां ढलाता था उसमें कोई रूल्स नियम नहीं होते थे। आवश्यकता पड़ी ढाल दिए, इससे सिस्टम गड़बड़ हो जाता था। लेकिन आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं जो मुद्रा और करेंसी में अंतर क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, आपको पता होगा कि आप ये सोच रहे होंगे सर करेंसी को ही तो हम हिंदी में मुद्रा बोलते हैं। जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन दोनों में आपको एक प्रश्न भी होगा, थोड़ा सा स्टैटिक तरीके का प्रश्न पेपर में पूछा गया है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश कौन सा था, तो चीन था, आपको मालूम है। लेकिन करेंसी नोट जारी करने वाला पहला देश किसे मानते हैं, तो वो आप स्वीडन बोलते हैं। आखिर ये दोनों में अंतर क्या है। देखिए मैं आपको बता दूं, कहीं न कहीं मुद्रा जो होती है वो स्थानीय किसी विशेष स्थानीय क्षेत्र में ही चलती है, मतलब उसमें कोई रूल्स नियम नहीं होते हैं। पहले के जो शासक हुआ करते थे, जो चलाते थे, तो जो चलाते थे वो उन्हीं के राज्य में चलता था, न कि दूसरे राज्य में चलता था। जैसे आप मान लीजिए कि आप वर्तमान में जो जिस भी गांव में रहते हैं, अगर वहां पर राजतंत्रात्मक शासन हो तो वहां का अगर कोई भी शासक है वो अगर मुद्रा चलाएगा तो वो केवल आपके गांव में चलेगा, दूसरे गांव में मुद्रा नहीं चलेगा। दूसरे गांव में अलग मुद्राएं चलेंगी और दूसरे गांव का व्यक्ति आपकी मुद्रा को नहीं लेगा, या आप दूसरे गांव में मुद्रा किसी कभी नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि वो आपके स्थानीय क्षेत्र में है, लोकल स्थानीय विशेष क्षेत्र में उस मुद्रा को प्रसार हो सकता है, चल सकता है। पहले भी देखेंगे बहुत सारे शासक अपना फोटो भी अंकित कराते थे, अपना चित्र अंकित कराते थे। कहां कराते थे? तो वो उस मुद्रा पे कराते थे जो उनके यहाँ चलता था। आप इतिहास में पढ़ भी लिए होंगे और पता भी होगा आपको ऐसा होता था, ठीक है। लेकिन हम यहां से ये कह रहे हैं कि जो ये तो चलता था, लेकिन कहीं ना कहीं करेंसी का मतलब क्या हुआ? करेंसी रूल्स नियम और व्यापकता पे आधारित होता है। मतलब कहीं ना कहीं मुद्रा का जो व्यापक रूप है वो है आपका करेंसी। तो करेंसी जो नोट था ना वो जारी किसने किया था? स्वीडन ने किया था, क्योंकि उसको व्यापकता थी। लेकिन जैसे जैसे दुनिया भर में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन हुआ तो चाइना ने किया, फिर देखिए हमारे भारत में भी है। तो जितने भी अरब देश थे वहां दिनार चलता था, आपको पता है। तो दिनार का एक्चुअल में है क्या कि वो सोने का होता है। तो उनको लगता था कि सिक्के के रूप में हम सोना इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो वो भी क्या किए, ज्यादा से ज्यादा किस पर आ गए, तो वो भी धीरे धीरे किधर झुकाव अपना करने लगे, तो वो भी सांकेतिक मुद्रा की तरफ। और आज वर्तमान में आपको पता है कि व्यापक तौर से बहुत ही ज्यादा एक्चुअल में देखा जाए तो सांकेतिक मुद्रा का ही प्रचलन है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो फिजूल का इतना धातु होता है वो हम एक मुद्रा के रूप में, करेंसी के रूप में क्यों इन्वेस्ट करें, खर्च क्यों करें? हम उसको मान तो सकते हैं, और आज वर्तमान में एक भरोसे के ऊपर ये चलता है। मतलब कहीं ना कहीं जो हम मुद्रा यूज कर रहे हैं वो हमारे पास तो है 100 रुपए, उसकी आप वैल्यू समझिए। अगर वो 100 रुपए है लेकिन उस पर लिखा है 100 रुपए, लेकिन उसको बनाने में क्या 100 रुपए लगे हैं? ये बात आप अच्छी तरह जानते होंगे जी, बिल्कुल नहीं लगे हैं। लेकिन आज हमको अपने आरबीआई पे भरोसा है, तो आरबीआई ने उसका भी हथकंडा रखा है कि अगर आपको जिस दिन ये भरोसा नहीं होगा तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप हमको लौटा सकते हैं। उसके बदले में मैं आपको एफिडेविट दिया हूं कि मैं आपको इतना अदा करने का वचन देता हूं। अगर आप नहीं कर सकते, कोई नहीं लेता है, तो फिर उसके बदले में आपको छोड़ दे सकता हूं। तो ये इसकी व्यापकता, मतलब करेंसी का मतलब ये हुआ, कहीं ना कहीं जो करेंसी होती है, करेंसी का तात्पर्य ये होता है कि अगर हम करेंसी देख रहे हैं तो करेंसी में एक चीज ये मिलेगी आपको कि उसमें रूल्स नियम होते हैं, उसके छपने के रूल्स होते हैं, और उसका व्यापक होता है, उसको उसकी व्यापकता उसको करेंसी बताती है। जबकि मुद्रा क्या होता है, एक स्थानीय होता है जो लोकल क्षेत्र में ही चलता है, और इसमें कोई रूल्स नियम नहीं होते कि कितना ढलाएगा, कितना छपना चाहिए, वो मुद्रा में नहीं होता। लेकिन वही करेंसी अगर आप देखें तो उसकी व्यापकता बढ़ जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये चीज हमने आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखिए आगे अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने वाले हैं। ये इसका थोड़ा बेसिक था जो कि आपको थोड़ा समझ में आए, ठीक। बाकी इसका और सारे रूप होते हैं, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि वो हमारे पेपर के लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि जो हमारे पेपर के लिए जरूरी हो वो दोनों चीज को पहले हम लोग अच्छी तरीके से समझ लें, ठीक है। तो देखिए पूर्णकाय मुद्रा आप समझ गए कि कोई भी मुद्रा होगी, अगर उस पर छपा हुआ मूल्य जितना लिखा है उसको बनाने में भी उतना रुपया लगा है, उतना खर्च हमने किया है, तो ऐसी मुद्रा को हम पूर्णकाय मुद्रा कहते हैं।
जबकि सांकेतिक मुद्रा का मतलब क्या होता है, जिस पर छपा हुआ मूल्य उसके बनाए गए मूल्य से कहीं ज्यादा होता है। और आमतौर पर दुनिया भर में इसमें कौन सी मुद्राएं चल रही हैं, सांकेतिक मुद्रा। एक चीज और आपको पता होगा, एक समिति थी तारापोर समिति 1993, ध्यान रखिएगा 1993 में इस समिति ने अपना एक सुझाव दिया था, मुद्रा परिवर्तनीय का सिद्धांत दिया था। और उसी के बाद 1996 का समय आया और 1996 से ही आपको ये चीज पता होगा कि 1996 से ही महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट छपने स्टार्ट हुए। मतलब एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि महात्मा गांधी जो हमारे भारतीय नोट हैं उस पर कब से आना उनका पिक्चर स्टार्ट हुआ है, तो वो 1996 से स्टार्ट हुआ। इसके पहले आपको पता होगा कि संसद भवन का पिक्चर रहता था नोटों पे, जैसा कि आपको मालूम भी होगा। तो संसद भवन का जैसे 50 रुपए का पुराना वाला नोट देखिएगा तो उस पर संसद भवन मिलेगा। 1 रुपए का नोट देखिएगा पुराना वाला तो उसमें आपको कहीं ना कहीं अशोक स्तंभ मिलेगा। लेकिन महात्मा गांधी श्रृंखला के नोट कब से छपने स्टार्ट हुए, तो ये सन याद रखिएगा 1996 से। ठीक है, आपको पता होगा कि रुपया का सिक्का जो था तो सबसे पहले शेरशाह सूरी नामक शासक ने चलाया था, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ने जो चलाया उसमें एक्चुअल में क्या था कि अगर बाद में देखिए तो इसमें हम लोग जो काउंट करते थे आज़ादी से पहले, 1 रुपए में 16 आना होता था। कितना होता था? 1 रुपए में 16 आना। लेकिन 1 रुपए में 16 आना तो होता था, तो हम इसका आधा करते थे तो ये 8 आना हो गया। लेकिन बाद में हमने क्या किया, 1957 में एक व्यवस्था लाया दशमलव प्रणाली, दशमलव मुद्रा प्रणाली। शायद ये आपको पता होगा कि ये प्रश्न कई बार पेपर में पूछा गया है और रेलवे में कई बार क्वेश्चन आया है। ध्यान रखिएगा, जो रेलवे के स्टूडेंट होंगे वो थोड़ा सा इस बात को केयर करेंगे। कई बार ये प्रश्न प्रीवियस पेपर मैंने देखा है। 1957 में दशमलव मुद्रा प्रणाली को लाया गया। और इस दशमलव मुद्रा प्रणाली का मतलब क्या था? दशमलव मुद्रा प्रणाली का लाने का तात्पर्य था कि जहां 1 रुपए में 16 आना होते थे, इसको चेंज करके हमने क्या कर दिया, 1 रुपए में 100 पैसे कर दिए। क्या कर दिए? 1 रुपए बराबर कितना हो गया? 100 पैसा। तो जानते हैं ये कुछ लोगों की आदत हो गई थी कि इसमें अगर 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं तो कहीं ना कहीं अगर 1 रुपए में 100 पैसा है तो इसका आधा करेंगे तो कितना होगा? 50 पैसा। तो लोग जानते क्या बोलते थे, पहले 8 आना होता था तो 98, अब ये 50 पैसा हो गया तो इसको भी 98 बोलने लगे। समझ रहे हैं आप लोग? अब मान लीजिए कि 4 आना हो गया तो इसको बोलते थे 54, लेकिन इसका जब 25 पैसे हुए तो भी इसको क्या बोलते थे? 54, जो कि गलत है। जो कि क्या गलत है, इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। तो दशमलव मुद्रा प्रणाली कब लाई गई थी? तो ये लाई गई थी आपकी कब? 1957 में। तो यहां से हम लोगों ने ये देखा कि पूर्णकाय मुद्रा क्या होती है और सांकेतिक मुद्रा क्या होती है, दोनों के बारे में हमने आपको समझा दिया। ठीक है, इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे, अब इसके आगे की जो क्लास लेंगे तो उसमें हम लोग मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ेंगे, मौद्रिक नीति आरबीआई की, क्या उसकी पॉलिसी होती है, क्या उसकी नीति है। बाकी चीज़ों पे हम बहुत आसान तरीके से इस पर चर्चा करेंगे। तो कोशिश करिएगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे कि वो लोग जुड़ पाएँ जो कि इतनी चीज़ों को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। तो और जैसा मैंने आपको बताया भी है कि इस चीज़ को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करिएगा। अगर सच में आपको अच्छा लगेगा तभी करिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो कोई बात नहीं। और हम कोशिश निरंतर करते रहेंगे कि हम जो वीडियो क्वालिटी या अगर कोई भी क्वालिटी में हमारे कमी होगी हम उसको जल्द से जल्द क्या करें, समाप्त करें और सही तरीके से आपके सामने हर चीज़ें प्रयासरत हैं और हम चाहेंगे कि वो चीज़ें आपको निरंतर तरीके से मिलता रहे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।